तो बच्चों आज का जो सेशन होगा हमारा, ठीक है, उसको मैं रिपीट करूंगा। कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों, एपीमर्स, ठीक है। कल का जो कॉन्सेप्ट था एपीमर्स, लास्ट टाइम में मैंने बताया था आपको कि एपीमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एपीमर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसकी देखो डेफिनेशन मैंने बहुत ही क्लियर आपसे की थी, ठीक है। एपीमर्स मतलब यहाँ पे हम टू आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। टू आइसोमर्स मतलब एक आइसोमर ए है और दूसरा आइसोमर आपका बी है, ठीक है। ये दो हमारे आइसोमर्स हैं, इनमें हम कंपैरिजन करेंगे और दोनों को दोनों आइसोमर्स आपके स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, ये भी क्लियर है। दोनों को दोनों जो आइसोमर्स हैं वो आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। और ये आइसोमर्स जो होंगे वो डिफर किस रिस्पेक्ट में होंगे, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है, टू आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच डिफर, ठीक है, और डिफर टू ईच अदर, डिफर टू ईच अदर ड्यू टू configuration, due to configuration of one chiral atom, one chiral atom, ठीक है, are known as epimers, उनको हम एपीमर्स बोलते हैं, ठीक है। और एपीमर्स जो आपको मिलते हैं, ये एपीमर्स बेटा यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये डायस्टेरियोमर्स होंगे कि एनेंटियोमर्स होंगे, तो मेरा आंसर होगा डायस्टेरियोमर, ठीक है। ये जो आपके एपीमर्स होंगे ये क्या होंगे, डायस्टेरियोमर्स। जैसे इसके ऊपर कल एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया हुआ था, ठीक है, और उसको समझाया था मैं। इसमें कल आपको मैंने बेसिक एग्जांपल के बारे में बताया था कि आपके जो एपीमर्स हैं वो एपीमर्स एक्चुअली अधिकतर आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे जहां पे हम लोग मोनोसैक्राइड्स लेते हैं, ठीक है, मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स जो है बेटा यहाँ पे आपकी ये शुगर है, ठीक है, हम उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं ग्लूकोज से। तो यहाँ पे ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर्स हैं कल मैंने डिस्कस भी किए थे, ठीक है। तो उन मोनोसैक्राइड्स में हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप में, मतलब मैंने ए बी एन सी एन डी, ठीक है। तो वहां पे काइरल सेंटर आपके अधिक होते हैं मोनोसैक्राइड्स में, कल जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखे थे, आज मैं फिर से बताऊंगा। तो इन चारों के चारों स्ट्रक्चर्स के अंदर, है ना, आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा कि वो चारों के चारों जो आपकी कंपाउंड है उसमें कायरल सेंटर कार्बन होगा, ठीक है, कायरल सेंटर कार्बन होंगे उसमें। और कायरल सेंटर कार्बन होंगे तो वहां पे हम स्टीरियो आइसोमर्स की कैटेगरी में जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या ए कंपाउंड बी कंपाउंड के साथ, या ए कंपाउंड सी के साथ, या ए कंपाउंड डी के साथ, या फिर बी कंपाउंड सी के साथ, या बी कंपाउंड डी के साथ, या सी फिर डी के साथ, ठीक है। तो वो डिफर टू ईच अदर, एक दूसरे से आपके डिफर होंगे, किससे, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन कायरल एटम, एक कायरल एटम होगा, ठीक है। तो जो गिवन ओरिजिनल मॉलिक्यूल होगा, गिवन ओरिजिनल मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कैसे टिक करेंगे। तो वो मैंने कल आपको बताया था कि जहां पे जिस कायरल सेंटर कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, मैंने आपको कल बताया था लेफ्ट का राइट हो जाए और राइट वाला सेक्शन आपका लेफ्ट में चला जाए, ग्रुप है ना, जो भी ग्रुप आपके अटैच होंगे, जो भी एटम अटैच होंगे, तो डेफिनेटली हम उसी कार्बन को पकड़ के हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट कंपाउंड का ये कौन सा है, C3 है, C2 है, C5 है। इस तरीके से वो एपीमर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल मैंने बेसिक एग्जांपल दिया था कि एक सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम जो आपका कायरल सेंटर कार्बन होगा,
उसके रिस्पेक्ट में आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता हुआ दिखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एपीमर्स। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया है? चलो अब लेते हैं अपन एग्जांपल यहाँ पे, तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है 1 2 3 4, ठीक है। ये CHO लगाया है मैंने, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ये OH, और इसके बाद हम लोग यहाँ लिख लेते हैं OH, H एंड OH। इधर आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये सब कैसे लिखे जाते हैं ना, इसको लिखने के तरीके में आपको सिखाऊंगा, बायोमोलिक्यूल्स में बताऊंगा जरूर इसके बारे में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स कैसे लिखे जाते हैं और क्या क्या इनके प्रोजेक्शंस होते हैं। ये आपका गिवन मॉलिक्यूल है A, ठीक है, और ये आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल है। इसके बाद मैंने बी बनाया, ए से बी बनाया, तो ए से जब मैंने बी बनाया तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज देखो मैं कहाँ कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। यहाँ पे मैंने एज इट इज CHO रखा है, ठीक है। आपको नॉमेनक्लेचर आता है बच्चों अच्छे से, नंबरिंग किधर से होगी ये आप डिसाइड कर लो। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, H, यहाँ कर दिया मैंने OH, और बाकी मैंने एज इट इज OH H एंड OH, यहाँ पे हाइड्रोजन OH एंड H। इसी तरीके से मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन और मैं डिजाइन किया है, ठीक है। इस एक जो ए गिवन मॉलिक्यूल है उसी में ही मैंने सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज करी है ग्रुप्स की। तो देखो इस ए से, ये ए की बच्चों बात कर रहे हैं, ये आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, ए से आपका बी बन रहा है कन्फ्यूजन चेंज करने पे, और ए से आपका सी बना रहा। तो मैं कन्फ्यूजन देखो चेंज कहाँ करने वाला हूँ, ऊपर मैंने चेंज नहीं किया है, मैं बेटा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, एच इधर कर देता हूँ, ओ एच को मैं इधर कर देता हूँ, और बाकी आप कंपेयर करो ए के साथ, आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ये सी हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं डी, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे आपका ये एल्डिहाइड है ग्रुप, और यहाँ पे रहता है अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH। इसमें देखो मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ, ऊपर मैंने चेंज नहीं किया है, मैं थर्ड पोजीशन पे चेंज कर लेता हूँ। यहाँ OH, यहाँ पे H, बाकी इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे OH और यहाँ पे आपका H। अब देखो ध्यान से आपको देखना कि हमारा फर्स्ट जो ए कंपाउंड था इसके रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कहाँ पे बच्चों चेंज हुआ है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कंपाउंड जो दे रखा है वो ये बेटा ग्लूकोज है, ठीक है। बेसिकली दिस इज दी ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर है ये। अब इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम लोग जनरली बेटा क्या बोलते हैं, ये भी अभी आपको डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बचा हुआ है, उसको मैं बहुत ही आराम से बता दूंगा। यहाँ देख लो OH जो बेटा ग्रुप है ना, देखो मैं बताऊंगा डी और एल के बारे में, अभी सिर्फ ये देखो OH सबसे नीचे वाला OH देखना है। जब एक से अधिक बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली डिफाइन होता है बच्चों शुगर के लिए और अमीनो एसिड्स के लिए, ठीक है। डी और जो अभी आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन बचा हुआ है, इसको मैं बता दूंगा आज। देखो डीएल कॉन्फ़िगरेशन बच्चों में अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपके जितने भी शुगर हैं, ठीक है, शुगर के लिए अप्लाई करते हैं, और बेटा अमीनो एसिड्स के लिए, ठीक है, अमीनो एसिड्स के लिए हम लोग डीएल कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं जनरली, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर शुगर की बात करते हैं, शुगर के पास बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप बच्चों का राइट साइड में है, आप जिस तरफ से बैठे हो आपके फ्रंट साइड से देखो, राइट हैंड आपका ये आएगा। अगर आपका OH ग्रुप सिर्फ एक ही है मॉलिक्यूल्स के पास, तो नो डाउट वो आपका क्या हो जाएगा। तो उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर किसी गिवन मॉलिक्यूल में, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं छोटा सा, देखो मैंने एग्जांपल दे दिया OH, यहाँ पे कोई से ग्रुप लगे हो G1 G2 and G3, OH अगर आपके राइट हैंड साइड में लगा है तो इसे बेटा हम लोग बोलेंगे डी शुगर। क्या बोलेंगे? डी शुगर, ये आपका डी शुगर है। और यहीं पर अगर एग्जांपल और ले लूं, जैसे यहाँ पे हम इस तरीके से ले लेते हैं कि अगर OH को अपन ने कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी यहाँ पे G1 G2 G3 जो भी ग्रुप लगे हों, तो OH को सिर्फ देखना है। OH यहाँ पे क्या दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो दिस इज कॉल्ड एल शुगर, दिस इज कॉल्ड एल शुगर। और एक से अधिक अगर हाइड्रोक्सी आ जाते हैं, एक से अधिक अगर हाइड्रोक्सी आते हैं, तो उस केस में सबसे नीचे वाले कार्बन को चेक करो, सबसे नीचे वाले कार्बन को चेक करो जो ये वाला है, फंक्शन ग्रुप के ऊपर वाला, ये वाला कार्बन, यहाँ पे ये वाला कार्बन, ये वाला और ये वाला। तो इन कार्बन पे OH जिधर दिख रहा है लेफ्ट एंड राइट हैंड, तो उसका वैसे नाम पड़ जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो आपका डी शुगर हो जाएगा, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये एक्चुअली रेफरेंस मतलब रेफरेंस है, ये रेफरेंस नोमेनक्लेचर है, बिकॉज हम OH के रिस्पेक्ट में बताते हैं कि अगर OH राइट हैंड साइड में होगा तो आपका डी होगा, OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो सिर्फ एल बोलते हैं।
तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर आपका सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इसी हाइड्रोक्सी को देख लो, वो हाइड्रोक्सी लेफ्ट हैंड साइड में कि राइट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में है तो डी, अदरवाइज आपका एल। अगर एक से अधिक हाइड्रोक्सी आती है, जैसे अभी मैंने मॉलिक्यूल्स दिए ए बी सी डी ग्लूकोज के, तो इसमें सबसे नीचे वाले को देखना है कि वहां पे हाइड्रोक्सी किस तरफ है, उस कार्बन को आपको चेक करना है। तो उसी के बेस पे हम बताते हैं डी एल कॉन्फ़िगरेशन। इतनी बात समझ में आई बेटा? जल्दी से बताओ आंसर। सभी लोग बताएंगे क्या इतना पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया? बताओ सभी लोग। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। यस राइट, यस शर्मिश, बिल्कुल डेफिनेटली। चलो, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे। तो मुझे बताओ, ये हमारा रेफरेंस कंपाउंड था, फर्स्ट कंपाउंड इज रेफरेंस कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड ये जो गिवन है, और जो थर्ड कंपाउंड और जो फोर्थ कंपाउंड, ठीक है। आपको बताना है एपीमर्स, किस कार्बन के रिस्पेक्ट में आपका एपीमर्स मिल रहा है सेकेंड कंपाउंड, बताओ बेटा। तो फर्स्ट कंपाउंड तो सब कुछ प्रॉपर है सर। फर्स्ट और सेकेंड में मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूं तो बेटा एल्डिहाइड की साइड से होगी। एल्डिहाइड इज कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4 एंड 5 एंड 6। तो जो नॉमेनक्लेचर आता है ना सभी को, वही ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड 6। इधर बच्चों देखेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, नाउ इट इज 6। तो बच्चों देखो यहाँ पे कर लेते हैं अपन पूरा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मुझे बताओ फर्स्ट कंपाउंड के रिस्पेक्ट में सेकंड कंपाउंड में कहाँ आपको चेंज देखने को मिल रहा है, बताओ बच्चों। 2 में चेंज मिल रहा है ना, देखो यहाँ पे 2 में क्या दिख रहा है आपको, बताओ जरा। ये फर्स्ट रेफरेंस कंपाउंड था ना, OH यहाँ पे कहाँ हो गया बच्चों, सेकंड बी कंपाउंड में लेफ्ट हैंड साइड में, H आपका राइट हैंड साइड। तो मैं क्या बोलूंगा, ये मैं बोलूंगा C2 एपीमर। फर्स्ट कंपाउंड के रेफरेंस में सेकंड कंपाउंड C2 एपीमर है। सी कंपाउंड में बात करेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे चेंज दिख रहा है, जल्दी देखो बेटा। फर्स्ट कंपाउंड ये था, जरा कंपेयर करते हैं। 2 वाला ठीक है प्रॉपर है, थर्ड वाला, थर्ड में देखो चेंज हो गया है। यहाँ थर्ड में OH इधर था, यहाँ थर्ड में OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है सी में। तो ये हो जाएगा आपका C3 एपीमर। C3 एपीमर समझ में आ रहा है ना बच्चों? कल लास्ट मोमेंट में हुआ था, इसलिए कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने रिपीट किया है इसको। लास्ट देखो जरा, लास्ट में क्या दिख रहा है, लास्ट में OH ये वाला ठीक है, यहाँ भी OH ठीक है, यहाँ पे देखो इस जगह फोर्थ में देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। तो मतलब ये हो जाएगा C4 एपीमर। C4 एपीमर। बेटा बात समझ में आ रही है क्या? एपीमर्स क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से बताओ। अरे एपीमर क्लियर है क्या बच्चों? चलो एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं अपन यहाँ पे, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। चलो अब बताना आप लोग। CHO, यहाँ पे CH2OH, ठीक है। यहाँ पे अपन चेंज कर लेते हैं, नीचे वाले में कर लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, ठीक है। यहाँ पे OH सिर्फ एक ही पोजीशन में चेंज दिखेगा और इसी के ऊपर क्वेश्चंस आपको आएंगे। यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये H और आपका ये OH। तो चेंज देखो कहाँ पे मिल रहा है, चेंज आपका यहाँ पे होगी। तो ये नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हो जाएगा आपका C5 एपीमर, ठीक है। तो इस कुछ कॉमन एग्जांपल है आपको दे दिए हैं, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। एपीमर्स के बारे में C5 एपीमर्स संदेश ने बोला है एक ही रिस्पेक्ट में ही दिखा है। हाँ बेटा, जो देखो रूल है वही रूल मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं अपने मन से तो कुछ पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। रूल यही है कि हम एक ही रिस्पेक्ट में ही देखते हैं। सर क्वेश्चन में क्या 4 कंपाउंड्स देंगे हमें? बेटा मैंने बताया ना, एक भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, यहाँ हाइड्रोक्सी को ही देखना है। अगर हाइड्रोक्सी राइट हैंड साइड में है तो D, अदरवाइज L। और उसके बाद रोटेशन एक कंपाउंड दिया जाएगा, दूसरे के बारे में पूछा जाएगा, तो बस एक में ही चेंज मिलेगा, वही को उसी को आपको टिक करना है, ठीक है। हाँ, ये पिछले 20 ईयर का जो मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले 20 ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो इसी तरीके से पूछे गए हैं, तो मैंने आपको वही करा दिया। इसके अलावा
कुछ ज्यादा नहीं पूछा गया, ज्यादा पूछा गया अगर वही पढ़ते रहेंगे तो बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कुछ भी खत्म नहीं होगा। इसलिए जितना जरूरी है ना हमारा मेंस एडवांस का सिलेबस, उसी पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डायरेक्ट, नहीं तो इधर घूमेंगे तो फिर कुछ भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। आप भी बोलोगे सर सिलेबस पूरा नहीं होगा, तो मैं भी बोलूंगा हम लोगों ने रिसर्च कर लिया है तो सिलेबस फिर कहाँ से पूरा हो सकता है। चलो चलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मीजो कंपाउंड। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है मीजो कंपाउंड्स की। तो देखो बच्चों, मीजो कंपाउंड्स, पहली चीज तो आप यहाँ पे सारी पिन पॉइंट कर लो, क्या होता है बच्चों ए कायरल। ए कायरल का मीन क्या होता है बताओ जरा। मीजो कंपाउंड्स आपके ए कायरल होते हैं। ए कायल का मतलब बच्चों क्या, सिमेट्रिक। ए कायल का मतलब सिमेट्रिकली होगा ना, या फिर मैं इसको ए कायल को ये बोल सकता हूँ इट इज ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बिकॉज मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्री प्रेजेंट होंगे, हम लोगों ने जो पढ़ी थी। तो मीजो कंपाउंड्स बेसिकली ए कायल होते हैं, सिमेट्रिकल इसका मतलब होता है, और हम बोल सकते हैं रिजल्ट की ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। बेटा बात समझ में आ रही है। तो मीजो कंपाउंड्स बेसिकली आर ए कायरल मॉलिक्यूल्स, जिसको अपन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसका मीन है आपका वहां पे ऑप्टिकल इनएक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है यहां तक बता दो। अच्छा, मीजो कंपाउंड्स के अंदर मैं सेकेंड पॉइंट बताऊंगा कि बच्चों मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन कायरल, मोर देन वन कायरल सेंटर प्रेजेंट होंगे। मीजो कंपाउंड में मोर देन वन कायरल सेंटर्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। मोर देन वन कायरल सेंटर या कार्बन आपके प्रेजेंट होंगे, बट कीप इन माइंड कि अगर एक से अधिक बच्चों अगर आपके कायरल सेंटर्स होते हैं तो हम लोग वहां पे क्या बच्चे अप्लाई करते हैं एक्टिविटी और इनएक्टिविटी को देखने के लिए। मैंने पहले पढ़ाया था आपको कि इस बेटा 3 याद होगा। तो हम लोग क्या चेक करते हैं बेटा, तो हम लोग वहां पे ये चेक करते हैं क्या आपकी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मतलब बच्चों डाई सिमेट्री पे ध्यान दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, बट इन्हीं को चेक करना है। जब एक से अधिक बच्चों कायरल सेंटर आते हैं तो वहां पे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अगर बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो डेफिनेटली वी विल कॉल कि वो आपके मीजो कंपाउंड्स ही होंगे। क्यों, क्योंकि मीजो कंपाउंड बेटा मैंने पहले ही बोला है ये सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, सिमेट्रिकल। एक एक पॉइंट को समझते चलो। मीजो कंपाउंड्स का मतलब बेटा एक आयरन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, बिल्कुल सही सर, उसका मतलब वही है। मोर देन वन कायरल सेंटर कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर अधिक एक से अधिक बच्चों कायरल सेंटर, अगर एक ही कायरल सेंटर कार्बन होता है तो नो अनडाउटली 100% आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जब एक से अधिक बच्चों कायरल सेंटर कार्बन आते हैं तो अपन वहां पीओएस और सीओएस को चेक करते हैं। एक केस हम लोगों ने ये भी पढ़ा था जब कोई भी कायरल सेंटर कार्बन नहीं आया, तो वहां भी मैंने बताया था। अब यहाँ तो बेटा मैंने ये बोल दिया कि मीजो कंपाउंड्स जो होंगे उसमें एक से अधिक कायरल सेंटर होंगे, तो मतलब अपन को चेक करना पड़ेगा सिमेट्री और अनसिमेट्री, और सिमेट्री को चेक करने के लिए या ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल इनएक्टिविटी को चेक करने के लिए, कायल या ए कायल को चेक करने के लिए बच्चों क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इन दोनों में से कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी तो मतलब बेटा हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल हो जाएगा तो डेफिनेटली वी विल कॉल कि बेटा वो आपका कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ। इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है। यस। अभी बेटा इसके ऊपर ना एक स्टेटमेंट आया था कि मीजो कंपाउंड्स के अंदर जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी मिलती है तो उसके पीछे एक बहुत बढ़िया वर्ड यूज करते हैं इंटरनल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरनल, अलग से लिख रहा हूँ इंटरनल कंपेंसेशन, COMPENSATION।
PENSATION, इंटरनल कंपेंसेशन। तो ऐसा बोला जाता है कि आधा पार्ट और ऊपर का आधा पार्ट, मॉलिक्यूल जो होगा ना आधा आधा पार्ट, जैसे एग्जांपल लेता हूं ना तो और समझ में आएगा। तो यहाँ पे इंटरनल कंपेंसेशन पे फोकस करते हैं कि ऑप्टिकल इनएक्टिविटी मीजो कंपाउंड्स में जो मिलती है बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपेंसेशन, या बहुत बार इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, बहुत बार इसी को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही, इंट्रामॉलिक्यूलर कंपेंसेशन, ये वर्ड भी यूज करते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अभी मॉलिक्यूल्स मैं बनाता हूं तो देखो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे एक मॉलिक्यूल ले ही लेते हैं, जैसे मैंने बेटा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया है, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे हाइड्रोजन। बताओ मुझे देख के क्या ये मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि बच्चों इनएक्टिव होगा? जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी से बताओ जाए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? आंसर करो बच्चों प्लीज। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बिल्कुल। क्यों होगा? क्योंकि आप जरा कॉन्फ़िगरेशन को भी चेक तो कर सकते हो बेटा, आरएस से भी चेक कर लो, कोई इश्यू नहीं है ऐसा, आप आरएस से भी चेक कर सकते हो, है ना। आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे पहले मैं सिंपल बात करता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने बोला था कि मॉलिक्यूल के बीच से सबसे पहले आप प्लेनो-सिमेट्री को चेक करके देखो बेटा। जब भी क्वेश्चन आइसोमर से आते हैं ना, सबसे पहले किसको चेक करना है बेटा? सबसे पहले चेक करना होता है आपके स्ट्रक्चरल्स या 2 डायमेंशनल आइसोमर को, उसके बाद चेक करना होता है बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर को, फिर चेक करना होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स को, ठीक है। लास्ट में चेक करना होता है कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स को। तो मैंने बोला था कि बच्चों प्लेनो-सिमेट्री का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, याद होगा ना आपको, रिफ्लेक्शन। अगर आधा पार्ट ऊपर दिख रहा है, सर आधा पार्ट ये मुझे नीचे दिख रहा है, क्या एक पार्ट दूसरे पार्ट का रिफ्लेक्शन, क्या इमेज का सुपर इम्पोज वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है? हाँ बिल्कुल करेगा, है ना, क्योंकि बीच में प्लेनो-सिमेट्री। मुझे अब मैं पूछूंगा आपसे एक एक करके बताना जरा, क्या इस मॉलिक्यूल्स के पास 2 कायरल सेंटर कार्बन है? यस, एक तो ये कायरल सेंटर होगा, एक ये। तो मैं सीधा बोलूंगा सर यहाँ पे 2 कायरल सेंटर आपके प्रेजेंट। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? मैं पूछूंगा क्या प्लेनो-सिमेट्री प्रेजेंट होगा? हाँ डेफिनेटली होगा। मैं पूछूंगा क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा? जल्दी से बताओ मुझे आंसर। नहीं होगा। क्या बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। तो कोई सी भी एक सिमेट्री प्रेजेंट हो गई है तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बचा। हाँ बिल्कुल, सन्मिश ने सही आंसर किया है, तो नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए थे, बिल्कुल ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जरा कन्फिग्रेशन, आरएस कन्फिग्रेशन को अपन चेक करते हैं। तो आरएस कन्फिग्रेशन बच्चों क्या बोलेगा बताओ जरा। तो ऊपर वाले हाफ पार्ट को देखें जरा अपन, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग बताओ बेटा, सबसे पहले कौन आएगा? ये 1 आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा बताओ जल्दी से? नीचे कार्बन होगा, ये क्लोरीन होगा, ये 2 हो जाएगा। नीचे वाला 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 1 से 2, 2 से 3, मैंने बोला था बीच में अगर आ रहा है 4 तो उसे ओवरलैप कर जाओ, कोई इश्यू नहीं है। लीस्ट प्रायोरिटी बच्चों कहाँ पे? वर्टिकल लाइन पे, दिस इज हाइड्रोजन। रोटेशन बच्चों कैसा है जल्दी बताओ। सबसे पहले को 1 सेकंड, या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है 1 सेकंड, ये नंबरिंग में ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। देखो नंबरिंग में यहाँ पे ये एरर हो गया था, उसको क्लियर करता हूँ मैं। सबसे पहले कौन आएगा बेटा? ऑक्सीजन से अधिक एटॉमिक नंबर तो क्लोरीन का होता है, बिल्कुल हाँ वही मिस्टेक। 1 ये हो गया था, 2 ये होगा, नीचे वाला 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4, ठीक है। क्योंकि अपन लोग हाइड्रोक्सी करते आए ना, तो वही थोड़ा सा था, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। तो यहाँ से 1 से 2, 2 से 3 किधर से होगा? ये रोटेशन आएगा। तो बेटा दिस इज क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है और लीस्ट प्रायोरिटी आपकी वर्टिकल लाइन पे है, तो आंसर वही होने वाला है जो होगा। तो यहाँ पे आपका आर कन्फिग्रेशन, यहाँ पे आपका आर कन्फिग्रेशन होगा। यहाँ कौन सा होगा? आपका आर कन्फिग्रेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा सेकेंड पे देखते हैं, नीचे वाले ग्रुप पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला 1 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, इधर आपका 3 होगा, नीचे आपका 4। तो 1 से 2, 2 से 3 मतलब ये रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज। लीस्ट प्रायोरिटी बेटा आपके वर्टिकल लाइन पे है, तो आंसर विल बी एस, ठीक है। तो आर एस कन्फिग्रेशन भी आपको दिख रहा है, ऊपर आर है, नीचे आपका एस। ऑब्वियसली मिरर इमेज होगा। बताओ मुझे, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, है ना। तो ये क्या दिख रहा है आपको? उसका अपोजिट दिख रहा है, तो मिरर इमेज होगा कि नहीं होगा बेटा बताओ। हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना आरएस कन्फिग्रेशन के अंदर मिरर इमेज को लेके। हाँ बिल्कुल आरएस, तो डेफिनेटली मिरर इमेज में ही होगा।
ठीक है, वो इसका मिरर इमेज होगा डेफिनेटली। चलो, तो ये मिरर इमेज है, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स हमारा कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बट अभी मीजो कंपाउंड्स, ये मीजो कंपाउंड्स बोलता हूँ, है ना, पेयर्स के साथ बात की, जैसे एनेंटियोमर्स होते हैं ना, पेयर ऑफ कंपाउंड, उसी तरीके से डायस्टीरियोमर्स पेयर्स ऑफ कंपाउंड। हाँ, नंबरिंग किधर से भी कर लो बेटा, नंबरिंग किधर से भी कर लो, कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज ये सिमेट्रिकल ही है, ठीक है, कोई इश्यू, नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि अगर मैं मीजो कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ तो दो कंपाउंड के बारे में आपको आंसर करना है, तो एक ही कंपाउंड है। तो मैंने पहले यहाँ पे ये बताया कि आरएस कंफ्यूजन कैसे निकालना है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, प्रैक्टिस कराई, और किस तरीके से यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट हो, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। अभी मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो सेम वही मॉलिक्यूल में ले रहा हूँ, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, यहाँ हाइड्रोक्सी है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इसके साथ मैंने यहाँ पे एक मिरर इमेज इस तरीके से मैं करूंगा। ये मॉलिक्यूल आपका ए है और इधर ये मॉलिक्यूल बी है। बी मॉलिक्यूल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे है बेटा आपका OH, ये OH, यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। चलो बच्चों, जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या उस डेफिनेशन से हमारा आंसर बनेगा, ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, ठीक है। तो बीच में अपन ने मिरर मिरर बना जरूर लिया, उसको आप नहीं बनाओ पहले, यही बेटर है। तो क्वेश्चन हमारी है, क्या ए और बी आपके डायस्टीरियोमर्स हैं, मीजो कंपाउंड्स हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। तो सारी के सारी आपको चीजें आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले तो अभी मीजो कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आंसर बनेगा। तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि मीजो कंपाउंड्स में क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिवनेस दिखती है ना, सिमेट्रिकल नेचर होता है, एक कैरल आपका रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनल कंपेंसेशन के बारे में हम डिफाइन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन से आंसर देखो देने वाला हूँ, ध्यान देना। तो जरा देखो, नंबरिंग अपन अगर करके देखें तो ये तो आपको पता चल ही रहा था कि ये फर्स्ट जो कंपाउंड हमारा है, इसका आंसर कैसे बनने वाला है, इस ए कंपाउंड का आंसर कैसे बनना है। तो इसका रोटेशन यूं था ना बेटा, ये तो आर था, इसका रोटेशन क्या था, ये था, ये आपका एस था। जरा सामने आ जाओ इस मॉलिक्यूल पे, इसमें अगर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, नीचे वाला 3, ऊपर वाला 4, 1 से 2, 2 से 3, ये रोटेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका एस एंटी क्लॉकवाइज है, लिस्ट पैरिटी आपकी वर्टिकल लाइन पे है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यहाँ करो तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ऊपर 3, ये आपका 4, ठीक है। तो 1 से 2, 2 से 3 रोटेशन आपका ऐसा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज आंसर विल बी आर, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। तो नंबरिंग अगर किसी एक साइड से कर लो तो मिरर इमेज लगा के भी देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मिरर इमेज बीच में आप मिरर लगा के देख लो, ठीक है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मिरर भी लगा के बीच में देख लो। तो ये इसका इमेज होगा ना, ए और बी। तो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि भाई आरएस कॉन्फ़िगरेशन से आंसर कैसे टिक किया जाए। तो नंबरिंग अगर मैंने ऊपर से करी है तो इधर देखो, पहले आर मिलेगा, यहाँ पे एस मिलेगा, तो लिख लो आर के साथ एस मिल रहा है, ठीक है, वो इक्वल होगा एस के साथ आर। तो कभी अगर ऐसे पेयर मिलते हैं, अगर इस तरीके से पेयर मिलते हैं, तो इस पेयर का मतलब ये है कि ये आधा सेक्शन, ये आधा सेक्शन, ये आधा सेक्शन एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो बेटा जितना रोटेशन आपका थीटा पॉजिटिव, जितना थीटा आपका आर में मिलेगा, उतना ही थीटा आपका अपोजिट साइड से के साथ एस में मिलेगा। तो एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो जितना थीटा आपको पॉजिटिव में मिलेगा उतना ही थीटा आपको नेगेटिव में इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो दोनों कैंसिल आउट करेंगे, अगर दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं कंपनसेशन। जो वर्ड आता है ना इंट्रामोलिकुलर कंपनसेशन, या हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। तो इंटरनल कंपनसेशन या इंट्रामोलिकुलर कंपनसेशन का मतलब यही है कि एक रोटेशन दूसरे रोटेशन को कैंसिल आउट कर रहा हो। अगर एक आर है, उसी मॉलिक्यूल में दूसरा एस है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल इनएक्टिव। समझ में आ गया, यही इंटरनल कंपनसेशन होता है बच्चों। अच्छा, इसमें भी क्या दिख रहा है, अगर एक एस में है तो दूसरा आर में है, मतलब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो नीचे वाला आपका क्लॉकवाइज था। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई अगर आपके पॉजिटिव में है और दूसरा पार्ट अगर आपके नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज भी नेगेटिव में हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपका ये कोई ऐसा रूल्स नहीं, आपको सिर्फ ध्यान देना है। वो आपके पीपीएल लाइट में था, वहां पे मैंने अलग बताया था, यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि एक अगर पॉजिटिव में होगा दूसरा नेगेटिव में होगा, ऑब्वियसली
तो यहाँ पे देखो हम लोग बात कर रहे थे कि बेटा ये आधा सेक्शन और ये आधा सेक्शन, ऊपर आर है तो नीचे एस है, या नीचे एस है ऊपर आर है, मतलब एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको पता है कि दोनों अगर अपोजिट में है तो कैंसिल आउट करेंगे ना बेटा एंगल को। अगर एक थीटा पॉजिटिव में आएगा तो दूसरा थीटा नेगेटिव में आएगा, दोनों कैंसिल आउट करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर ही ये आधा ऐसा होगा, सपोज क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको बच्चों क्या करेगा, क्रॉस करेगा, है ना, इसको कैंसिल आउट कर नलीफाई करेगा पॉजिटिव नेगेटिव को, और बराबर का एंगल बच्चों मिलेगा, बराबर का थीटा मिलेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो जब थीटा बराबर का मिलेगा तो वो आपस में कैंसिल आउट करेगा, और कैंसिल आउट करने के बाद बच्चों वहां पे रिजल्टेंट थीटा कितना हो जाएगा, 0। अब बेटा थीटा जब 0 होगा तो इसका मतलब वहां पर रोटेशन हुआ ही नहीं है। जब रोटेशन ही नहीं हुआ है आपके लाइट का, तो मैं सीधा बोलूंगा कि इंटरनल कंपनसेशन या इंट्रामोलिकुलर कंपनसेशन की वजह से हमारा ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अगर बच्चों मैं बात करूं ए और बी का रिलेशन क्या होगा, तो कभी बेटा ऐसा है आर एस, आर कॉमा एस, एस कॉमा आर, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो सर हमारे ये क्या होंगे, मीजो कंपाउंड्स। कैसे होंगे बच्चों, मीजो कंपाउंड्स होंगे। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ बच्चों, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया? इसको मैं ना, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यस बिल्कुल प्रसाद बेटा, यस थैंक यू, प्रतीक यस बिल्कुल थैंक यू। देखो इसको मैं और बेटर तरीके से, मैं जितने भी तरीके हो सकते हैं मैं कोशिश करता हूँ बताने की, ठीक है। देखो बच्चों, एक मैं और यहाँ पे आपको बताऊं कि ये जो मिरर इमेज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड, मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल। ये और मैंने सिंपल लाइन लिखी आपको और अच्छे समझ में आ जाए कि मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब आर एंड एस कैंसिल आउट ईच अदर, कैंसिल आउट ईच अदर। क्या मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है? ये पूरी के पूरे स्टेटमेंट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बताओ? मैंने और बेटर वे में लिखा है कि आपका जो मीजो कंपाउंड, बिल्कुल जो मीजो कमेंट लिखा है कि मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल, और ऑब्वियसली बच्चों दिख रही है ना, आइडेंटिकल ही है, आइडेंटिकल है, और वहां पे आर एस और एस आर को बच्चों कैंसिल आउट करेगा। तो यही बच्चों होते हैं हमारे मीजो कंपाउंड्स। मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं, प्लीज बच्चों आंसर जरा करना है, ठीक है? चलो मैं आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स लेके आता हूं, आप परेशान मत हो, एग्जांपल्स हम करेंगे तभी चीजें और समझ में आएंगी। ये CH3 है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन है, OH है, OH है। बताओ जरा, क्या ये मीजो कंपाउंड होगा अपने आप में? अपने आप में भी मीजो कंपाउंड मिल सकता है, पेयर के साथ ही बात करते हैं, बताओ क्या मीजो कंपाउंड होगा? मैंने वो इमेज जनरेट क्यों करी थी आपको समझाने के लिए, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड में यहाँ पर ले लेते हैं COOH। बस आंसर करो आप, होगा कि नहीं होगा, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह चेक करो, उसके बेस से बताओ, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। थर्ड, नेक्स्ट बेटा, बच्चियों का, गर्ल्स का रिस्पॉन्स नहीं आता है बेटा, प्लीज रिस्पॉन्स करो, ठीक है। मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बॉयज पूछते रहते हैं तो मैं बिल्कुल वहां पे देखता हूँ और आपको आंसर करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे COOH। बेटा पढ़ाई अपनी जारी रखो, ठीक है, एग्जाम बिल्कुल होंगे, ठीक है। मैंने पिछले साल भी बोला था, कुछ बच्चे इस गलत फहमी में जी रहे थे, मैं आपको बताऊं कि सर 4 बार होगा JEE मेंस। मैंने कहा था बेटा एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। 2 बार होके रह गया ना, अब बाकी 2 के बारे में मत सोचो, वो कभी भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो जिनके 2 अटेम्प्ट में जो मजे में जी रहे थे ना, अब वो लटक चुके हैं। तो मैं देखो हमेशा क्लियर बोलता हूँ, ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं जिसपे कोई बिलीव नहीं हो सकता, इसलिए एग्जाम एक होगा, बस इसी पे बिलीव रखो। तो एक बार में ही सब कुछ कर लो क्लियर, ठीक है। 2-2 4-4 बार अटेम्प्ट पे मत मत टिको। और कुछ बच्चे पिछले ऐसे थे, नहीं सर और भी अटेम्प्ट है ना, हम कर लेंगे मैनेज, ठीक है कर लो मैनेज। गवर्नमेंट कल बोल देगी कि भाई साहब अब एग्जाम नहीं होने वाले, सिचुएशन बहुत डेंजरस है, तो क्या करोगे बताओ? आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चले जाओगे भाई साहब। तो ये बात समझो, जितने मौके दिए गए आपको उसी पहले मौके में, पहले अटेम्प्ट में ही सब कुछ फिनिश कर दो बस, और आराम से खुश होकर बैठो। जब भी आपकी काउंसलिंग हो, काउंसलिंग करो और कॉलेज के अंदर एंटर कर जाओ। CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
चलो बताओ बच्चों, मीजो कंपाउंड्स में चर्चा कर रहे हैं, तो बताओ मीजो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट मीजो कंपाउंड विघ्नेश ने बोला है, बिल्कुल परफेक्ट। बाकी लोग भी आंसर करो प्लीज। आंसर करो बच्चों। फर्स्ट कंपाउंड देखो, अमूल्या, यस बेटा आंसर करो प्लीज। ठीक है, आकांक्षा, मैं गर्ल से बोल रहा हूँ, हेतल, एंड नेक्स्ट पृथ्वी नहीं, राधिका, साक्षी, समृद्धि, बेटा प्लीज रिस्पॉन्स करो। ठीक है, रिस्पॉन्स करो सभी लोग। वैष्णवी, गर्ल्स प्लीज रिस्पॉन्स। यशस्वी, नींद आ रही है बेटा, रात में सोई नहीं हो? ठीक है, अच्छा देखो आंसर करो सभी लोग। तो फर्स्ट में बेटा जरा बताओ, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो गिवन है उसमें क्या दिख रहा है? सर फर्स्ट मॉलिक्यूल में 2 कायरल कार्बन या 2 कायरल सेंटर मुझे दिख रहे हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। क्या यहाँ पे प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है? हाँ सर बिल्कुल प्रेजेंट है। क्या COS भी प्रेजेंट है? सर प्रेजेंट नहीं है। मैं सब रिवाइज कर रहा हूँ पिछले वाला सेक्शन। अगर प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है तो सर यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो आधा सेक्शन ऊपर आधा सेक्शन नीचे, तो ये मॉलिक्यूल हो गया आपका मीजो कंपाउंड फर्स्ट वाला। सेकेंड कंपाउंड पे आते हैं, देखते हैं क्या आंसर बनेगा। सेकेंड कंपाउंड बेटा फिर से चेक करो, 2 कायरल सेंटर आपको मिल रहे हैं, 2 कायरल सेंटर। क्या सर प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है? बिल्कुल सर, यहाँ से देख लो प्लेनोसिमेट्री बिल्कुल आपकी प्रेजेंट है, रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रेजेंट है। तो अब ऊपर वाला सेक्शन नीचे वाला सेक्शन आपको दिख ही रहा है। ठीक है, मेरे में इसके बारे में, तो बेटा ये भी आपका मीजो कंपाउंड होगा। नेक्स्ट जरा देखो ध्यान से, कि ये भी मीजो कंपाउंड होगा, थर्ड वाला। वैष्णवी, यश यश, रोहित, ठीक है, क्या बेटा थर्ड कंपाउंड भी मीजो कंपाउंड होगा? थर्ड इज ऑल्सो मीजो? नहीं बेटा प्लीज, थर्ड मीजो नहीं होगा। हाउ इट इज मीजो? बेटा आप ये देखो ना, क्या आपको ये कायरल सेंटर कार्बन दिख रहे हैं? क्या ये 2 कायरल सेंटर कार्बन है बच्चों? तो इसके पास तो 0 कायरल सेंटर है। जब 0 कायरल सेंटर है तो पहले से कैंसिल हो गया कि सर ये मीजो नहीं हो सकता किसी भी रेट पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ समझ में आया, हाँ सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बता दो बेटा। नेक्स्ट फोर्थ मॉलिक्यूल देखो, फोर्थ मॉलिक्यूल में क्या दिख रहा है? ओके बिल्कुल सीधे, यस थैंक यू। देखो बेटा, तो इसमें क्या दिख रहा है? क्या ये अनसिमेट्रिकल है? क्या मीजो कंपाउंड है? बताओ जरा। हाँ ये यार, यहाँ ये देखो ना, चारों ग्रुप डिफरेंट है। सर 2 कायरल सेंटर दिख रहा है मुझे, बट क्वेश्चन इज दिस, क्या प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होगा बच्चों? क्या प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होगा? प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। यस बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेनोसिमेट्री तो प्रेजेंट ही नहीं है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये मॉलिक्यूल जो है ना वो आपका अनसिमेट्रिकल है, बात समझो ध्यान से। ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। जो ऊपर वाला कंपाउंड थे 1 और 2, क्या उनकी तरह प्रॉपर्टी मैच करा रहा है बच्चों? मुझे बताओ सीधा सा बात, क्या प्रॉपर्टी मैच? अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, क्या ये OHCl को ओवरलैप करेगा? क्या हाइड्रोजन इस OH को ओवरलैप करेगा? क्या ये आपका COOH CH3 को ओवरलैप करेगा? नहीं कर रहा है, तो मीजो कंपाउंड नहीं होगा। बिल्कुल सही आंसर किया था कुछ बच्चों ने, मीजो कंपाउंड नहीं होगा। यहाँ पे आई थिंक अनन्या ने भी आंसर किया, मैं चेक करता हूँ। अमूल्य ने किया, सॉरी, नो POS, बिल्कुल 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 सही। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ मॉलिक्यूल पे। फिफ्थ मॉलिक्यूल की कहानी बच्चों क्या है, जल्दी से बताओ। ये मॉलिक्यूल सेम बन गया यार, नहीं? थोड़ा इसमें चेंज कर देते हैं, थोड़ा सेम हो गया है। इसको अपन चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, इसको थोड़ा अपन ना चेंज कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सॉल्व करने में ठीक रहेगा। इसको एच कर लेते हैं, इसको OH। अब करो OH, H और OH, अब बताओ H और OH होगा क्या? 6 में भी सेम होगा सर। हाँ देखो, फिफ्थ फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ के अंदर, फिफ्थ में बताओ ये क्या मीजो कंपाउंड होगा? मीजो कंपाउंड पूछा है मैंने, सिर्फ मीजो कंपाउंड का आंसर करो। बाकी आपको आता है, आई नो वेरी वेल कि आपको आती है बहुत सारी चीजें जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। मैंने सिर्फ पूछा मीजो कंपाउंड होगा कि नहीं होगा? नहीं। क्या OH H को ओवरलैप करेगा? नहीं। क्या इस H OH को ओवरलैप करेगा? नहीं। लेकिन COOH इसको ओवरलैप करेगा, तो बाकी दो नहीं कर रहे हैं ना सर। तो मीजो कंपाउंड यहाँ पे हो गया, बस ज्यादा कुछ मत देखो, सीधा यही देखो, आंसर फिनिश। नेक्स्ट बताओ जरा, क्या यहाँ पे मिलेगा? अरे ये और ये दोनों क्या हो गए हैं? सेम हो गए ना। ठीक है, तो इतना आपका ही क्लियर हो गया। अभी और भी एग्जांपल्स पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, और भी एग्जांपल्स को लेते हैं।
जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, थोड़ा सा लेते हैं इस तरीके से, साइक्लिक में ये लिया मैंने ऐसा, और यहाँ पे एक ग्रुप अपन जोड़ लेते हैं इस तरीके से CH3, और यहाँ पे भी अपन जोड़ लेते हैं एक ग्रुप CH3। ठीक है, चलो दोनों आपकी बैच पे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे डैश पे लिया है हम लोगों ने क्लोरीन, और यहाँ बैच पे लिया हम लोगों ने क्लोरीन। सेकेंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, आप आंसर करो, बिल्कुल दिमाग लगाओ, आराम से बताओ सोच समझ के। ठीक है, गलती कम से कम हो। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को आप इस तरीके से, मैंने अभी कराया आपको, डैश बैश के बारे में आइडिया है आपको, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है काफी सारी चीजें इसके ऊपर, है ना बच्चों। उसी तरीके से आपको प्रयास करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं अपन, यहाँ पे CH3। जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो मैं चाहता हूं आप उसका आंसर, अच्छे क्वेश्चन का आंसर देने से मतलब मेरा भी दिल खुश होता है और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बेटा लेटे लेटे नहीं बढ़ता है, क्लास छोड़ के भाग जाओ उससे कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला आपका। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अच्छे क्वेश्चंस को करने से, अच्छी प्रॉब्लम को सुलझाने से। ठीक है, कॉन्फिडेंस उसी से बढ़ता है। आप जो काम कर रहे हो उसी से ही कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है जितना सही तरीके से करोगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, डैश पे मैंने ले लिया है CH3, और यहाँ पे मैंने बैच पे लिया है CH3। ठीक है, चलो इतने मैंने दिया है, इनके आंसर बता दो, फिर चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जल्दी से बताओ इन सबके आंसर, प्रयास करो, बताओ बच्चों। बहुत सही आंसर रोहित, वैष्णवी, सुजल, यस रोहित, सिद्धेश, बहुत सही आंसर। यार अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आप लोग मतलब बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हो, बहुत सही कोशिश कर रहे हो। अमूल्य बेटा आंसर करो, मैं आपका यहां से नाम ले सकता हूं। ठीक है, बताओ बच्चों, फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा? फर्स्ट कंपाउंड के बारे में बच्चों बात कर रहे हैं तो देखो ये बैच पे है। अगर ये बैच पे है तो ये CH3 कहाँ होगा बच्चों? प्लेन के ऊपर। मतलब ये 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, तीनों, ये तीनों प्लेन के ऊपर होंगे। ये CH3 बच्चों बेस पे है, बेस का मतलब बेटा प्लेन के ऊपर, ये भी प्लेन के CH3 ऊपर, इधर भी प्लेन CH3 ऊपर। नीचे बच्चों क्या होगा? मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट बच्चों यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन, वो नीचे होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ बना लेना आप हाइड्रोजन, वो सर प्लेन के नीचे होगा। तो देखो दोनों CH3 प्लेन के ऊपर देख रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे क्या प्लेनो सिमेट्री पास करा सकता हूँ बच्चों? क्या मैं यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री पास करा सकता हूँ? यस और नो? जल्दी से बताओ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या मैं प्लेनो सिमेट्री बेटा दिख रही है मेरे को? यस बिल्कुल। सर अगर मैं यहाँ से देखो, प्लेनो सिमेट्री का मतलब होता है बच्चों रिफ्लेक्शन, है ना? एक मैथमेटिकल मैंने वर्ड यूज किया था रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे बच्चों ये आधा पार्ट, मतलब ये मैंने आपको बताया था कि कार्बन बच्चों कैसा होगा? स्फेरिकल शेप का। ये भी कार्बन कैसा? स्फेरिकल शेप का। ये भी कैसा? सारे के सारे एटम स्फेरिकल शेप के हैं। तो जब बच्चों इस मॉलिक्यूल को मैं कट करूंगा ना, तो कट करने से क्या होगा? कट करने से सर ये होगा कि आधा कार्बन, ये जो रिंग शेप में दिख रहा है ना, आधा कार्बन तो इधर जाएगा, आधा कार्बन इधर आएगा, और ये आधा कार्बन इस आधे कार्बन की मिरर इमेज करेगा यहाँ पे नीचे वाला सेक्शन, और ये इतना इतना जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये उन दोनों की मिरर इमेज फॉर्म करेगा। यस और नो? तो मतलब यहाँ पे आपको प्लेनो सिमेट्री मिल रही है। अगर प्लेनो सिमेट्री मिल रही है, ग्रुप भी बच्चों सेम अपोजिट साइड मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका ये मीजो कंपाउंड होगा। कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों क्लियर हो बेटा? मीजो कंपाउंड ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग बताओ। अभिषेक, आकांक्षा, अमूल्या, अनिकेत, अनुरुद्ध, अर्जुन, अथर, हैतल, प्रसाद, क्षितिज, बड़ा जल्दी बताओ प्लीज। सभी को समझ में आ रहा है? एक बार ट्रैक्स करो, मैं सभी के ट्रैक्स देख रहा हूँ। यस बिल्कुल, थैंक यू। यस मजा आ गया यार, सीरियसली मतलब बहुत ही इजी है। ये एडवांस लेवल के बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मीजो कंपाउंड होगा? यस और नो? आपको देखते ही पता चल रहा है क्या चल रहा है कि सर ये क्लोरीन सर डैश पे होगा। डैश मतलब प्लेन के नीचे। अपन इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा, ऐसे इस तरीके से देखो, जैसे मान के चलो ये कॉपी है, देखो बच्चों ये नोटबुक है ना, इस नोटबुक के ऊपर आपके सारे के सारे आइटम 1 2 3 4 5 6 ये सभी बच्चों इस नोटबुक के ऊपर रखे हैं, है ना? इसमें एक क्लोरीन कहाँ होगा बच्चों? वो डैश वाला, वो प्लेन के नीचे होगा, डाउन, डी का मतलब डाउन।
और एक क्लोरीन प्लेन के ऊपर होगा। अब बताओ मुझे, एडेसेंट पोजीशन में एक क्लोरीन नीचे जा रहा है, एक क्लोरीन ऊपर आ रहा है, क्या सर यहाँ पे कभी आपको मीजो कंपाउंड मिलेगा? बिल्कुल सही, नो पीओएस। अनिकेत ने बिल्कुल सही आंसर दिया, नो पीओएस। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल बच्चों अनसिमेट्रिकल हो गया है। अगर ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा तो डेफिनेटली बच्चों वी विल कॉल के मीजो कंपाउंड नहीं होने वाला सर। ये मीजो कंपाउंड ऑलरेडी कैंसिल हो गया, बस देखते स्ट्रक्चर देखते ही पता चल रहा है आपको, नहीं होगा। बिल्कुल सही आंसर किया, मीजो कंपाउंड नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों के दोनों मैंने कहां पे दिए हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ यहाँ पे कितने कायरल सेंटर, हाउ मेनी कायरल सेंटर हियर? टू कायरल सेंटर बच्चों प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट होगी? यस सर बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों ही कहां है, प्लेन के ऊपर है क्लोरीन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बच्चों में पूछूं क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री सर प्रेजेंट होगी? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होने वाली, क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन अगर दूसरे क्लोरीन से कनेक्ट होने वाला है, क्या वो सेंटर आपका मॉलिक्यूल के बीच में आएगा? कभी नहीं आने वाला बच्चों, क्योंकि दोनों क्लोरीन कहां पे हैं, मॉलिक्यूल के साइड में है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी आपकी एब्सेंट। लेकिन मैंने बोला था कि दोनों में से कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल बच्चों क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली दिस इज मीजो कंपाउंड। यस इट इज मीजो कंपाउंड। आप यहां से करा दो पीओएस पास, बिल्कुल सही। 5 का यस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। क्या फोर्थ में बेटा ये सारे एडवांस से क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं डैश बैच को लेके। सिंपल आपको जो फिशर प्रोजेक्शन है वो आप लोग कर पाओगे, मैंने अभी प्रैक्टिस कराया भी था। या जितनी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करेंगे, जितनी प्रैक्टिस मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा जाने वाला है, नो डाउट, बिल्कुल जाने वाला है डेफिनेटली। और कॉन्फिडेंस बच्चों तभी बढ़ता है जब हम अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अच्छी कहानी पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन जितने ज्यादा हम करेंगे, जो हमारा टारगेट है जेईई मेंस एडवांस और सीईटी, उसमें हम तभी अच्छे स्कोर कर सकते हैं जब हम यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। तो बच्चों बताओ जरा आंसर, क्या इसका आंसर क्या बनना चाहिए? अरे भाई यहाँ पे कोई इस मॉलिक्यूल में बताओ, इस मॉलिक्यूल के अंदर भाई साहब क्या कोई कायरल सेंटर कार्बन होगा? पहले मेरा क्वेश्चन यही है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर से इधर जाओ, देखो ये CH3 अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है भाई, यहाँ पे CH2 मिलेगा ना, और यहाँ भी CH2 मिलेगा। सर ये CH2 दोनों सेम होंगे, तो जब दोनों CH2 सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 कायरल कार्बन। बहुत से बच्चों टिक करके आते हैं सर 2 कायरल कार्बन है, 0 कायरल कार्बन। आप इधर से जाओ तो भी CH2, इधर से आओ तो CH2, मतलब एक कार्बन पे जो मैंने ब्लैक कलर से आपको किया हुआ है पॉइंट, वहां से अगर आप दोनों साइड में रिंग की तरफ जाओ तो आपको दोनों का CH2 मिलेगा बच्चों। इसका मतलब क्या है, दोनों CH2 इज सेम, दोनों CH2 सेम। अच्छा थर्ड में बोला है, थर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं फोर्थ करता हूं। दोनों CH2 सेम, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0 कायरल सेंटर। तो आपका क्या कंपाउंड मीजो होगा? नहीं होगा, नो मीजो कंपाउंड। अच्छा थर्ड में कुछ नहीं है, देखो थर्ड में दोनों क्लोरीन कहां पे हैं, थर्ड में दोनों क्लोरीन कहां पे दिख रहे हैं आप मुझे बताओ। थर्ड में दोनों क्लोरीन कहां दिख रहे हैं, प्लेन के ऊपर ना, और पास पास में है कि नहीं? अगर प्लेनो सिमेट्री की बात मैं कर रहा था तो प्लेन तो बहुत सारे पास होते हैं, इन्फिनिटी प्लेन होते हैं। अगर मैं प्लेन को पास करा के देखूं तो प्लेन तो आपके दिमाग में बैठना चाहिए ना, इमेजनरी प्लेन है। तो जब मैं इस वाले प्लेन को, ये आपका प्लेनो सिमेट्री है, मैं यहां से अगर मॉलिक्यूल कट कर दूं आधा आधा, तो ये सेंटर से जा रहा है ना जा रहा है, बताओ बेटा। तो यहाँ तो प्लेनो सिमेट्री तो प्रेजेंट हो जाएगी, मॉलिक्यूल आधा आधा कट हो चुका है, 2 कायरल सेंटर है। अच्छा क्वेश्चन है क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री। भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, इमेजनरी सेंटर पासिस थ्रू द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सेंटर से पास होना चाहिए भाई एक क्लोरीन ये है, और जब वो मॉलिक्यूल के सेंटर से पास हो रहा हो ना, तो अपोजिट साइड की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। अरे ये बेटा ऐसे थोड़ी नहीं आ सकता है, बताओ मुझे, यूं थोड़ी नहीं आएगा। क्या ये आ सकता है? ये अपोजिट साइड है, 180 डिग्री पे होता है ना अपोजिट साइड, तो हम कैसे बोले COS है, COS प्रेजेंट नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, डिस्टेंस बराबर है वो, उससे मतलब नहीं है मुझे, लेकिन क्या अपोजिट साइड है? नहीं अपोजिट साइड, तो आंसर हमारा क्रॉस हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ बताओ, फिफ्थ वाले का आंसर क्या हुआ, जल्दी से बताओ आंसर। फिफ्थ वाले में वही कॉन्सेप्ट है यार, 0 कायरल कार्बन है, 0 कायरल कार्बन। अगर 0 कायरल कार्बन है तो मॉलिक्यूल बच्चों क्या मीजो होगा? नहीं होगा, खत्म, नो मीजो। लेकिन आपको मीजो लगेगा, क्यों? क्लोरीन क्लोरीन करेगा, ब्रोमीन ब्रोमीन करेगा, लेकिन बच्चों मीजो कंपाउंड आयोडाइज्ड ट्यूमर्स, इन ट्यूमर्स को निकालने के लिए कायरल सेंटर को आना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। यही तो थ्योरी है। अच्छा लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाला बताओ, एक CH3 प्लेन के ऊपर एक CH3 प्लेन के नीचे, है ना, होगा ना, एक CH3 प्लेन के ऊपर एक CH3 प्लेन के नीचे, ठीक है। बट क्वेश्चन हमारा है कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्या मीजो कंपाउंड भी होगा?
क्या ये मीजो कंपाउंड भी होगा? मीजो कंपाउंड तो आपके लिए इनएक्टिव होते हैं, मैंने पढ़ाया था। नो मीजो, बिल्कुल ये मीजो कंपाउंड नहीं होने वाला। क्यों? अगर आप बीच में से पीओएस पास कराओगे तो एक CH3 नीचे, एक CH3 ऊपर। याद देख लो, पहले वाले में बताया था होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि उसका अपोजिट दे रखा है। सिंपल सा है। इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन क्लियर हो गए सभी को? चलो अब हम लोग बेटा डिस्कशन करने वाले हैं रेशमी मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट और इजी कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों, रेशमी मिक्सचर की मैं बात करता हूं, मैं बोलूंगा इट इज ए 50-50% मिक्सचर। 50-50% में नाम है बच्चों रेशमी मिक्सचर। 50-50% मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स, ऑफ इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स का मतलब है दैट इज हम बोल सकते हैं D&L फॉर्म। D&L4, ठीक है, D&L4। तो मैं बोलूंगा 50:50, ठीक है। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इस तरीके से, D&L, ठीक है। इस तरीके से मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 50 आपका D होगा, 50 आपका L होगा। तो रेशमी मिक्सचर की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखो बच्चों, जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CH3, और इसकी बच्चों अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है। ये मॉलिक्यूल A है, ये मॉलिक्यूल B है। जरा बच्चों हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। देखो तो फर्स्ट ए मॉलिक्यूल में रोटेशन कैसा हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी से बताओ बच्चों, फर्स्ट ए मॉलिक्यूल में रोटेशन कैसा होगा, बताओ। सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये D या L है, मैंने पहले बोला था। बच्चों अगर याद होगा, D और L के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कुछ भी नहीं किया था, बस ये बताया था कि कोई भी कंपाउंड D हो सकता है, कोई भी कंपाउंड L हो सकता है, लेकिन उसके सामने की जो मिरर इमेज है, अगर वो ओवरलैप कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है, तो वो L हो सकता है D। मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं यहाँ बैठ के। मैं ये बोल सकता हूं कि अगर D और L को डिसाइड करना है, अमूल्या, यस बेटा, अगर D और L को डिसाइड करना है तो आप लेबोरेटरी में, ठीक है, लेबोरेटरी में जाके डिसाइड कर सकते हो। लेकिन हमारी इंडिया के अंदर, अमूल्या प्लीज डोंट डू दिस। तो मैं जब लेबोरेटरी में जाता हूं, तो लेबोरेटरी में जाने के बाद बच्चों में डिसाइड कर सकता हूं कि कौन सा। और हमारे इंडिया में, ये मैं क्लियर बता देता हूं, हमारी इंडिया में इतनी स्पेसिफिक लेबोरेटरी नहीं है अभी जिसमें हम D और L को डिफाइन कर सकें और क्लियर कर सकें। एडवांस लेबोरेटरी नहीं है, मैं पहले आपको बोल दे रहा हूं, क्योंकि एजुकेशन पे खर्चा गवर्नमेंट नहीं करती है, ये बहुत क्लियर है, आप सभी जानते हो, सभी लोग देखते होंगे। बिल्कुल भी। तो बच्चों यहाँ पे इतनी एडवांस लेबोरेटरी नहीं है, इसलिए मैं किसी भी कंपाउंड को D और L डिसाइड नहीं कर सकता हूं। लेकिन अभी हमारे सिलेबस में जितना उसको हम पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा ये है कि गिवन ए कंपाउंड, अगर मैं इसको D बोलूंगा तो हमारी लाइट बच्चों कैसी होगी, क्लॉकवाइज जाएगी। अगर हमने गलती से इसको L बोल दिया तो फिर बच्चों आपका ये क्या होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या, लेकिन ये पता है कि अगर ये इसकी मिरर इमेज जा रही है तो बच्चों अगर ये D होगा तो ये वाला L हो जाएगा, अगर ये L होगा उधर वाला तो आपका ये D हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और ये दूसरी की मिरर इमेज तो आपको दिख ही रही है, तो इसको अगर अपन इस तरीके से रोटेट कराएं तो दूसरा पार्ट ऐसे रोटेट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये D होगा तो दूसरा L होगा। तो मतलब भी समझ में ये आ रहा है कि सर एक अगर 50% है तो दूसरा भी 50% होगा ना भाई। ये क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं मिक्सर के बारे में बात कर रहा हूँ। मिक्सर बेटा किससे बनता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अगर मैं चीजों को बेटा कंपोजिशन करता हूं तो मिक्सर बनेगा ना। तो बच्चों यहाँ पे एक कंपाउंड ए फर्स्ट है, ये कंपाउंड आपका ये सेकंड है। तो यहाँ पे 50:50, मतलब अगर आपका ये D होगा तो इसका आपका L हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे थीटा आपका पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे थीटा आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव थीटा मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ पे नेट रोटेशन क्या होगा, बताओ, नेट रोटेशन की वैल्यू बताऊं तो बच्चों प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा, अरे यही तो होगा ना, प्लस थीटा को ऐड कर देंगे हम माइनस थीटा के साथ, तो दोनों बच्चों करेंगे कैंसिल आउट, आंसर विल बी 0। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो रेशियो मिक्सचर बच्चों, इसलिए मैंने बोला एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स का मीन समझ में आया? एनेंटियोमर्स क्या थे, ऑप्टिक इनेक्टिव ही थे ना बच्चों। मुझे आपको समझ में आ रही है क्या बात? एनेंटियोमर्स मैंने पढ़ाए थे,
एनेंटियोमर्स मैंने पढ़ाया था, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो। एक दिक्कत इसकी, एनेंटियोमर्स वहां पढ़ाया था, अब याद ही नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, रिवाइज ही नहीं किया था, घर जाके लेक्चर डाला था। कल मैं डेली देख रहा हूँ, पिछले कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर ना लगभग लगभग 10 to 15 स्टूडेंट्स ही लेक्चर को देख रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के पास में नहीं हूं, ठीक है। बाकी लोग लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं। बाकी पिछले सेशन जो चल रहे हैं वो डायस्टेरियोमर्स पे हैं, एनेंटियोमर्स पे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन लेक्चर नहीं दोगे तो मैं क्या बताऊं आपको, बताओ जरा। मैं पिछले पिछले जो 4-5 दिन में चल रहा है मैं उसको रिपीट करूं? बेटा सिलेबस खत्म नहीं होगा, है ना, सिलेबस खत्म नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं वो समझो। अरे मेरे भाई सीधा समझिए, सिंपल सा, 2 मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल अगर लाइट को क्लॉकवाइज कराएगा रोटेट तो पॉजिटिव में एंगल आएगा, पॉजिटिव 50 डिग्री मान लो, या पॉजिटिव 60 डिग्री मान लो। दूसरा मॉलिक्यूल उसके सामने है, वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, पॉजिटिव थीटा जितना मिल रहा है उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव थीटा के साथ, दोनों को जोड़ दोगे आंसर विल बी 0। आंसर 0 ना। और दोनों मॉलिक्यूल एक ही बीकर के अंदर होंगे ना, और एक ही बीकर में होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट कर देगा, आंसर विल बी 0। तो नेट रोटेशन कितना हुआ मॉलिक्यूल्स का? 0। तो 0 होने का मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब रेशियो मिक्सचर। अब तो समझ में आया ना? रेशियो मिक्सचर का मतलब यही है, मैंने बोला है कि इफ इट 50-50% मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स पढ़ा चुका हूं, वहीं आपको दिक्कत हो रही है, मैंने सीधा बोल दिया। एनेंटियोमर्स का मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज दिख रहा है ना, और होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आपका थीटा बराबर नहीं आएगा। तो पहला कंपाउंड सेकंड बी कंपाउंड क्या मिरर इमेज है सर? हाँ बिल्कुल है। अरे भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ओवरलैप करेगा, CH3 को ओवरलैप करेगा, OH इस OH को ओवरलैप, पता है ना। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो सर के हेड के सामने होता है, पैर बच्चों पैर नीचे दिखाई देते हैं, लेफ्ट वाला साइड राइट में, राइट वाला साइड लेफ्ट में, ही तो हो रहा है। तो पहला ए ऑब्जेक्ट दूसरे बी ऑब्जेक्ट की क्या मिरर इमेज है? हाँ बिल्कुल मिरर इमेज है। तो इन्हीं कंपाउंड में अगर एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज। तो रोटेशन बेटा कितना होगा? जितना पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड उतना ही नेगेटिव में मैग्नीट्यूड, दोनों कैंसिल आउट, आंसर विल बी 0। क्या दोनों एनेंटियोमर्स हैं? हाँ सर बिल्कुल, एनेंटियोमर्स में पहले पढ़ा चुका हूं कि दोनों के दोनों ए और बी क्या है? एनेंटियोमर्स पेयर है। अब तो समझ में आ गया सभी को? बताओ बच्चों। 37। यस सन्मेश, नाउ क्लियर? बताओ बेटा। विघ्नेश, यस। रोहित, यस क्लियर। सन्मेश आप मुझे फोन कॉल कर लेना, ठीक है? चलो अभी चलते आगे। ओके, ग्रेट, गुड जॉब, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि रेसमिक मिक्सचर जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, जो रेसमिक मिक्सचर है वो बच्चों रिजल्टेंट मुझे क्या मिल रहा है कि रेसिव मिक्सचर में जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, भाई 2 मॉलिक्यूल्स तो मिलेंगे कम से कम। तो रेसिव मिक्सचर में जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो बच्चों कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? बताओ। रेसिव मिक्सचर में जो मॉलिक्यूल मिलेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? एक्टिव होंगे यार, इनएक्टिव क्यों बता दिया? मिक्सचर थोड़ी नहीं पूछ रहा हूं, मेरी लाइन को नहीं सुनते हो। मैंने पूछा रेसिव मिक्सचर में मिलने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे यार, वही तो है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको, आप लैंग्वेजेस की पढ़ते नहीं हो बहुत सारे बच्चे। भाई मैंने पूछा रेसिव मिक्सचर के अंदर मिलने वाले जो मॉलिक्यूल थे वो कैसे होंगे? भाई कारल सेंटर तो था ना। तो मॉलिक्यूल्स अपने आप में कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बट अगर मैं ये पूछूं कि रेसिव मिक्सचर कैसा होगा अपने आप में, तो एक मॉलिक्यूल ए था, एक मॉलिक्यूल बी था, दोनों का 50-50% था। इसको बोलते हैं अपन इक्विमोलर मिक्सचर, बहुत बोलते हैं ना इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब क्या है कि जितने मोल्स ए के उतने मोल्स बी के। और एक क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल का कर रहा है लाइट को क्लॉकवाइज कर रहे हैं, दूसरे मॉलिक्यूल साइड को एंटी क्लॉकवाइज। थीटा दोनों का बराबर आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव में। हाँ सर, इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सर एक्टिव होगा, बिल्कुल सी विघ्नेश, यस करेक्ट। हाँ तो मतलब मैं एक वर्ड यूज करता हूं रेसिव मिक्सचर के लिए, इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर, इक्विमोलर मिक्सचर बच्चों हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं।
इक्विमोलर का मतलब होता है इक्वल, और इक्वी का मतलब बेटा इक्वल, मोलर का मतलब मोल्स। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको मिलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के, तो दोनों का एंगल बच्चों अपोजिट होगा, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, डी वालों का पॉजिटिव एल वालों का नेगेटिव, कैंसिल आउट करेगा तो नेट रोटेशन क्या, जीरो। तो मॉलिक्यूल्स बेटा इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव बट होल रेस्ट मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात समझ में आ रही है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और क्यों? तो इसका रीजन भी वही होता है, इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल तो वहां पे था मीजो में, यहाँ पे होता है एक्सटर्नल, तो दोनों मॉलिक्यूल अलग है ना, इसलिए एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कंपेंसेशन बोलते हैं इसको। लेकिन ये बीकर में होंगे। अगर मैं बात करूं ना ए और बी, तो ए और बी जो होंगे ना वो एक ही बीकर में होंगे, ठीक है। ए और बी क्या होगा, एक ही बीकर में होगा, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। और वहां पे था इंटरनल, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के अंदर ही पूरी की पूरी बात हो रही थी। याद करो ना, ये वाला सीन था ना, ये आधा सेक्शन ये आधा सेक्शन, दोनों कैंसिल आउट कर रहा था ना, तो इसलिए उसको मैंने क्या बोला था, इंटरनल बोला था, है ना। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आपका होगा एक्सटर्नल। तो कहाँ पे इंटरनल यूज करना है, कहाँ पे करना है एक्सटर्नल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से मॉलिक्यूल्स बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो आंसर आपको चूज करना होगा एक्सटर्नल कंपेंसेशन। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा रिजोल्यूशन पे। रेजोल्यूशन क्या है, इस पे क्वेश्चन आए थे। तो रेजोल्यूशन का मतलब बेटा होता है सेपरेशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है सेपरेशन। तो मैं बोल सकता हूं टू सेपरेट आउट, टू सेपरेट आउट डी एंड एल फॉर्म, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर is called as resolution, ठीक है, is called as resolution। तो resolution बच्चों क्या है, to separate out D and L form from the racemic mixture, from the racemic mixture is called resolution। उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। समझ में आ गया? D को L से अलग कर दो, L को D से अलग कर दो, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। था बच्चों रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन में क्या करते हैं बच्चों, सेपरेशन करते हैं इसके बच्चों डी और एल फॉर्म का। डी और एल फॉर्म का हम लोग सेपरेशन करते हैं, अलग अलग करते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, पहले क्वेश्चन ये भी है, जो रिजोल्यूशन जो हम लोग करते हैं एंटियोमर्स के लिए करते हैं। किसके लिए? एंटियोमर्स के लिए हम लोग। तो आपको मैं भी बोला कि जो या रिजोल्यूशन में आपका एंटियोमर्स वर्ड यूज किया था ना। तो एनेंटियोमर्स को बच्चों क्या करते हैं, अलग अलग हम लोग करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? एनेंटियोमर्स को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। एनेंटियोमर्स क्या है बच्चों, ये पेयर होता है। एनेंटियोमर्स क्या होता है बच्चों, एनेंटियोमर्स तो पेयर ही होता है ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हम एनेंटियोमर्स के पेयर्स को अलग अलग करते हैं, जिसमें मैंने बोला है डी और एल फॉर्म को आप पकड़ के अलग अलग कर दो। क्यों हम एनेंटियोमर्स को अलग करते हैं, बताओ बेटा? क्योंकि एनेंटियोमर्स में जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो एनेंटियोमर्स में एक जो कंपाउंड होगा, एक कंपाउंड ए होगा, एक कंपाउंड बी होगा। दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी बच्चों, डिफरेंट। दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। ऑब्जेक्टिव तो होंगे ही ना, ऑब्जेक्टिव तो होंगे ना, बिल्कुल होंगे। तो इनको हम सेपरेट आउट कैसे कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखो, इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा एक सिंपल सा एग्जांपल लेके। जैसे जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे एक कंपाउंड ले लेता हूं मिक्सचर के अंदर। जैसे एक ये पूरा बीकर है, सब बीकर ले लिया मैंने, और इस बीकर के अंदर मैंने एक कंपाउंड डाल दिया है कुछ इस तरीके। ध्यान देना, यहाँ लिखा है मैंने OH, यहाँ पे आपका है CH3, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका COOH। बात समझना बच्चों ध्यान से। और इसके साथ हमने क्या किया है, एक इस तरीके से एरो बना लिया है, और बीच में मैंने एक बड़ा सा लिया है कंटेनर,
और इस कंटेनर के अंदर भी मैंने क्या किया, 2 कंपाउंड्स ले लिए। देखो 2 कंपाउंड, ध्यान देना, ये दोनों कंपाउंड में से वही ले लेते हैं, तो ये वाला CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे COOH, और एक कंपाउंड और ले लेता हूं मैं, जो इधर से इधर निकल रहा है और इस बीकर के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, ये लिक्विड फेज में यहाँ पे है इस तरीके से, ये भी लिक्विड फेज में बच्चों, और यहाँ भी लिक्विड फेज में, और यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल लिया है इस तरीके से COOH, नीचे आपका CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कैसे एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ से आपका जो मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हुआ, तो यहाँ से ये आपको मिल गया, यहाँ से COOH, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, यहाँ से CH3। बच्चों प्लीज समझना, बीच वाले बीकर में दोनों कंपाउंड भरे हुए हैं, समझो ध्यान से, बीच वाले कंपाउंड में दोनों के दोनों लिक्विड आपके भरे हुए हैं, एक इस टाइप का है, एक इस टाइप का है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? अगर आपका एक D है तो दूसरा L होगा, होगा ना? अगर आपका ये एक L है तो दूसरा आपका D होगा, अरे होगा ना बच्चों? बिल्कुल, हाँ RS भी हो सकता है, यस RSP भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया है, मैं बताना चाह रहा हूं रेजोल्यूशन के बारे में, बेटा वर्ड में और क्लियर कर रहा हूँ, डेफिनेशन से तो मैंने बताने की कोशिश करी आपको, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में आई होगी, क्योंकि डेफिनेशन बच्चों टेक्निकली होती है ना, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि वो दिमाग में बैठती नहीं है कुछ बच्चों को। तो यहां से बैठेगा कि बच्चों एक ही बीकर है, इस बीकर में दोनों का लिक्विड है, और लिक्विड है जो, अब मैंने क्या किया बेटा, यहां से जब मैंने सेपरेट आउट किया तो एक पेयर ये चला गया, एक पेयर यहाँ पे आ गया, आया कि नहीं आया? तो इसी को हम बोलते हैं सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। और इन दोनों को मैं बोलूं कि दोनों कंपाउंड एक ही बीकर में है, तो बच्चों एनेंटियोमस पेयर है क्या? हाँ बिल्कुल है, एनेंटियोमस पेयर बिल्कुल है, मिरर इमेज आपको दिख रहा है ना बच्चों, बताओ जरा, अरे है कि नहीं? अरे एनेंटियोमस समझ में आ रहा है बेटा? ओके, अब ये जो रेजोल्यूशन हम किस किस तरीके से, इतनी बात सभी को समझ में आई क्या बच्चों? मैंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करी है मैंने, आई थिंक आपको क्लियर होगी। अब देखो, अब इन रेजोल्यूशन को हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो रेजोल्यूशन करने के बेटा पहला तरीका होता है मैकेनिकल मेथड। फर्स्ट इज मैकेनिकल मेथड, हम मैकेनिकल मेथड से इसको हम अलग कर सकते हैं, पहला मेथड। सेकंड बच्चों मेथड है आपका बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है, बायोलॉजिकल, हम एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया यूज करते हैं यहाँ पे, बायोलॉजिकल मेथड, वो किसी एक फॉर्म में से किसी एक फॉर्म को खा जाता है, ठीक है, खाने के बाद एक फॉर्म बचती है, उसको अलग निकालते हैं, बाकी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो आपको दूसरी फॉर्म भी मिल जाती है। नेक्स्ट, तीसरी बच्चों होती है केमिकल, ठीक है, केमिकल मेथड, ठीक है, केमिकल मेथड अगर मैं और कॉल करता हूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायास्टीरियोमेरिक फॉर्मेशन, डायास्टीरियोमेरिक फॉर्मेशन, ठीक है, इसी केमिकल मेथड को हम लोग कॉल करते हैं। समझ में आ रहा है? तो 3 मेथड है बच्चों रेजोल्यूशन के। तो रेजोल्यूशन पे क्वेश्चन आए थे, आप लोगों ने पूछे भी थे, अब मैं क्लियर कर रहा हूं। तो रेजोल्यूशन देखो बच्चों कितना है, तो रेजोल्यूशन मैंने आपको समझ में आ गया होगा, स्टार्टिंग में मैंने क्या क्या बताया रेजोल्यूशन में। अभी देखते हैं रेजोल्यूशन की और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो रेजोल्यूशन यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप आप लोगों को। और रेजोल्यूशन अब बेटा हम लोग बात करेंगे कि रेशे मिक्सचर को हम लोग जो तीसरा बच्चों मेथड था, थर्ड मेथड, वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड मेथड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज एडवांस में क्वेश्चन वहीं से आए थे, केमिकल मेथड या डायस्टीरियोमेरिक मेथड, ठीक है। तो तीसरा आपका जो मेथड था उसके हेल्प से हम लोग कैसे करते हैं, तो देखो एक बीकर है, इस बीकर के अंदर बेटा कंपाउंड अपन ले लें सपोज इस तरीके से, एक कंपाउंड लिया मैंने यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे आपका COOH है, और यहाँ से आपका इथाइल है, और यहाँ से आपका ये हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल ये, दूसरा मॉलिक्यूल मैं नीचे लेता हूँ, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे COOH है, और यहाँ पे आपका इथाइल है। मैं एंटियोमर्स पेयर ले रहा हूँ, आप समझ में आपको आ रहा होगा। मैंने एंटियोमर्स पेयर ले लिया, एक मैंने पेयर ये लिया, दूसरा पेयर मैंने ये ले लिया, दोनों कंपाउंड इस बीकर के अंदर प्रेजेंट है। सभी को क्लियर हो रहा है बच्चों? जल्दी से बताओ, सभी को क्लियर है? तो अब मैं केमिकल मेथड, जो तीसरा मेथड था बच्चों केमिकल मेथड, तो उसमें मैं केमिकल्स को यूज करूंगा। अब केमिकल्स बच्चों मैं क्या यूज करता हूं वो इंपॉर्टेंट है। केमिकल मैं ये यूज करूंगा, समझना ध्यान से, कि आपको एक अच्छे से पता, एक प्रोसेस पता होगा, एक प्रोसेस को मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। एक प्रोसेस मैं यहाँ पे बताऊं, इस बीकर के अंदर, बीकर में लेता हूं, इस बीकर के अंदर प्रोसेस बता रहा हूँ, वो प्रोसेस क्या है वो समझो। तो बच्चों ये कि आपने अगर रिएक्शन कभी सुनी होगी इस तरीके से, आपको अगर कभी किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थोड़ी बहुत, एसिड के साथ
अगर मैं बच्चों अमाइन लेके आता हूं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, अगर मैंने अमाइन आरडेस ले अमाइन लेके आया, तो बेटा यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका H ये रिलीज होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाती है, जाने वाला बच्चों रहेगा यहाँ से अमाइड RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपको मिलेगा NH और NH मिलने के बाद यहाँ पे मिलेगा R डैश, और प्लस आपका यहीं पे रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एमाइड, ठीक है, ये एमाइड OH निकला है आपके एसिड से और H निकला है आपके अमाइन से, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जब रिएक्शन मैकेनिज्म पाएंगे तो बताऊंगा। तो पहला बीकर ये हो गया, दूसरा बीकर और लेते हैं, ये दूसरा बीकर है। इस दूसरे बीकर में मैंने क्या किया, ध्यान दो, R के साथ लिया मैंने C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका OH, ये मान लेते हैं इस कंपाउंड का है और ये वाला लेते हैं इस कंपाउंड का एसिड है, ध्यान देना, बाकी चीजें आपकी देखो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया बच्चों, मैंने इस तरीके से OH यहाँ पे ले लिया, मैंने एक अल्कोहल ले लिया, सपोज अल्कोहल से कर सकते हैं इथेरिफिकेशन, तो यहाँ पे ले लिया मैंने HNONR डबल डैश ले लिया ना मैंने, यहाँ R डैश लिया था, यहाँ पे R डबल डैश। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको हम करा रहे हैं बेटा इस्टिफिकेशन करा सकते हैं ना, तो इस्टिफिकेशन में क्या होगा, इस्टिफिकेशन में OH यहाँ से बच्चों जाएगा ना, यहाँ से एसिड से, और H जाएगा इस एल्कोहल से, तो यहाँ से भी क्या बच्चों निकल जाएगा, वही वाटर मॉलिक्यूल्स आपका रिलीज हो गया। बाकी एक बनेगा ईस्टर बनेगा, इस्टिफिकेशन C डबल बॉन्ड O, उधर से आपका ऑक्सीजन एन आपका R डबल डैश, ये बन गया आपका ईस्टर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या सही बच्चों क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे इस्टिफिकेशन, अगर इस ईस्टर का मैं वापस से हाइड्रोलिसिस करा दूंगा तो बेटा फिर से वही बन जाएगा, एसिड और एल्कोहल बन जाएगा ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ। और इस्टिफिकेशन जब होगा तो बच्चों OH कहां से आएगा, एसिड से, H जाएगा आपका यहां से। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो स्टार्टिंग वाला बीकर था, इस बीकर के अंदर अगर मैंने बच्चों डाला यहाँ पे अमाइन, अमाइन डाला तो आंसर आपको मिलेगा एमाइड और आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। और फिर उसके बाद अगर मैंने डाला यहाँ पे, फिर उसके बाद अगर मैंने डाला, भाई DL में से कोई सा हो सकता है ना, फिर उसके बाद अगर मैंने डाला बच्चों यहाँ पे एल्कोहल, तो वो एक और जो ये वाला एसिड पार्ट, ये रिएक्शन करेंगे, ये दोनों पार्ट मैंने ऐसे रीजन डाले हैं, तो यहाँ से बच्चों बन गया ईस्टर। तो एमाइड अलग हो जाएगा, ईस्टर अलग हो जाएगा, तो हो गए बच्चों सेपरेट आउट। और बताओ, बाद में मैं हाइड्रोलिसिस करा दूंगा, इस ईस्टर का मैं हाइड्रोलिसिस करा दूंगा, और इस ईस्टर बेटा RC डबल बॉन्ड OR डैश R डबल डैश, अगर मैं इसके साथ बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस करा देता हूं तो फिर से आपको मिल जाएगा वही, कौन सा वाला, ये वाला पूरा कंपाउंड RC डबल बॉन्ड OH फिर से बनेगा, और बाकी यहां से आपका बन जाएगा R डबल डैश OH, एल्कोहल फिर से मिल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल मेथड की तरफ, बताओ जल्दी से, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। इसको कल मैं और बता पाऊंगा, आई थिंक आज टाइम शायद ऊपर हो गया है, ठीक है। कल रेजोल्यूशन को मैं और अच्छे से आपको